नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुधा सिंह आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है गैने द्वारा दिया गया सीखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत को गैने की हायरार्की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह टॉपिक बीएड, एमएड और टेट की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, अधिगम का प्रत्यय शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला है, ये आप सभी जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक ध्यान अधिगम की प्रकृति को समझने तथा छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के प्रयासों पर दिया जाता रहा है। अधिगम के कई सिद्धांत हैं, इसके किसी एक सिद्धांत से सभी मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हैं। अतः उन्होंने अधिगम को अपने अपने दृष्टिकोण से समझने के लिए अपना अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है और आप सभी ने भी बहुत सारे लर्निंग थ्योरीज को पढ़ा है। आइए शुरू करते हैं गैने की हायरार्की थ्योरी या गैने का क्रमबद्ध सीखना। सबसे पहले हम समझेंगे कि गैने ने कितने प्रयास किए। गैने एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने पर काफ़ी कार्य किया। उन्होंने सीखने के जितने भी सिद्धांत थे उन सभी का गहन अध्ययन किया। मनोविज्ञान के इतिहास में एक विवाद वर्षों से चला आ रहा था, साहचर्यवादियों तथा संज्ञानात्मकवादियों में। गैने ने इस विवाद को दूर किया। साहचर्यवादियों का मानना था कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वह उद्दीपक अनुक्रिया संबंध यानी एसआर कनेक्शन के द्वारा सीखते हैं। वहीं दूसरी ओर संज्ञानात्मकवादियों का मानना रहा कि हम प्रत्यक्षीकरण तथा अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखते हैं। गैने ने इन दोनों ही विचारधाराओं को मान लिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी हम उत्तेजना प्रतिक्रिया के द्वारा सीखते हैं और कभी कभी प्रत्यक्षीकरण तथा अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखते हैं। वे एक समन्वयवादी थे। उनका कहना था कि मानव जीवन बहुत ही जटिल है, इसलिए गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए। उन्होंने सीखने को परिभाषित करते हुए कहा कि सीखना मानवीय क्षमता तथा योग्यताओं में एक ऐसा परिवर्तन है जो कुछ समय तक स्थायी रहता है तथा इस परिवर्तन की व्याख्या वृद्धि की प्रक्रियाओं के आधार पर नहीं की जा सकती है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सीखना एक परिवर्तन है जो व्यावहारिक परिवर्तनों की ओर इशारा करता है। सीखने के दौरान जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें परिपक्वता के आधार पर यानी मेच्योरिटी के आधार पर नहीं समझा जा सकता, लेकिन जो परिवर्तन व्यक्ति में या बालक में अनुभव, प्रशिक्षण तथा वातावरण के कारण आते हैं उन्हें सीखने में रखा जा सकता है। गैने ने ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पर बताया कि सीखने में 3 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये 3 प्रकार के परिवर्तन हैं: ज्ञानात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन और क्रियात्मक परिवर्तन। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसके चिंतन में, स्मृति, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क शक्ति आदि में जो परिवर्तन आते हैं वो उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो भावात्मक परिवर्तन होते हैं, भावात्मक परिवर्तन बालक की अभिवृत्तियों, मूल्यों, संवेगों में आते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण बालक में स्थिरता का विकास होता है। क्रियात्मक परिवर्तन मानव या बालक की कुशलताओं में आने वाले परिवर्तन है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी कुशलताओं में वृद्धि होती जाती है। ये तीनों प्रकार के परिवर्तन यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 8 प्रकार के सीखने और सिखाने के दौरान आते हैं, ऐसा गैने ने बताया है। आइए अब समझते हैं गैने ने विपरीत श्रृंखला के रूप में अपने सीखने के 8 नियमों, 8 सिद्धांतों को समझाया है। उन्होंने सबसे पहले संकेत अधिगम को बताया कि पहला पद है या पहला सीखना संकेत अधिगम के रूप में है। इस संकेत अधिगम को प्रतिपादित किया टॉलमैन ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसकी खोज की और यह जो सिद्धांत है क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसे एसआर थ्योरी के नाम से, एसआर लर्निंग के नाम से जानते हैं, इसे संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा है श्रृंखला अधिगम, इसे क्रमिक अधिगम के रूप में जानते हैं। चौथा है मौखिक श्रृंखलाबद्धता शिक्षण, इसे पाठ्य पुस्तक का रटन या स्मरण के नाम से टेट और सीटेट में इस तरह का प्रश्न आता है। 5वां है विभेदीकरण का शिक्षण। 6वां है प्रत्यय निर्माण। 7वां है नियम शिक्षण यानी सिद्धांत अधिगम और 8वां है समस्या समाधान जो कि सर्वोच्च स्तर का अधिगम कहलाता है। गैने ने संकेत अधिगम, उद्दीपक
अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम को निम्न स्तर का सीखना बताया। उन्होंने बताया कि ये तीनों प्रकार के जो अधिगम है इनसे बच्चे और पशु सीखते हैं। उन्होंने मौखिक श्रृंखलाबद्ध शिक्षण, विभेदीकरण शिक्षण, प्रत्यय निर्माण, नियम शिक्षण, समस्या समाधान को उच्च स्तर का सीखना बताया। उन्होंने कहा कि ऊपर का जो सीखना होता है वो नीचे के सीखने पर निर्भर करता है। यानी हम श्रृंखला अधिगम के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं तो उसका जो बेस है वो उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पहला शिक्षण, पहले शिक्षण पर दूसरा शिक्षण, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, चौथे पर पांचवा, पांचवें पर छठवां, छठवें पर सातवां और सातवें शिक्षण पर आठवां शिक्षण निर्भर करता है। आइए अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट संकेत अधिगम शिक्षण से हम शुरू करते हैं कि गैने ने संकेत अधिगम शिक्षण में उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध स्थापित होता है। उन्होंने बताया संकेत अधिगम शिक्षण पैवलव द्वारा दिए जाने वाले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की पर आधारित है, उसी की तरह है। पैवलव द्वारा दिए गए प्रयोग में घंटी बजने पर, यानी घंटी क्या थी? अस्वाभाविक उद्दीपक। कुत्ते को भोजन दिया जाता था, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था, तब कुत्ते के मुंह से लार निकलती थी। यहाँ पर गैने ने उत्तेजक के रूप में घंटी को यानी अस्वाभाविक उद्दीपक को ही संकेत यानी सिग्नल कहा है। ध्यान देने की बात है कि अब इस सिद्धांत को जब हम अप्लाई करते हैं तो दो स्थितियों में समझने की जरूरत होती है, आंतरिक एवं शिक्षार्थी से संबंधित दशाएं और दूसरा है बाह्य एवं परिस्थितियों से या शिक्षक से संबंधित दशाएं। आंतरिक दशाओं को समझना है कि विद्यार्थी को संकेतों को पहचानने में समर्थ होना चाहिए। जब इस सिद्धांत से विद्यार्थी सीख रहे हों तो उन्हें संकेतों को पहचानना आना चाहिए। यानी जिस तरीके से कुत्ते ने समझ लिया कि घंटी बजेगी तो ही हमारे पास भोजन आएगा। विद्यार्थी में धारण शक्ति होनी चाहिए। जो भी विषय वस्तु हम सीख रहे हैं उसे हम धारण करें, स्मरण करें और अपने जहन में उतार करके रखें। बाह्य परिस्थितियां हैं अस्वाभाविक उद्दीपक CS और स्वाभाविक उद्दीपक UCS की बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जब शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा बच्चे को सिखा रहा है तो उसे स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक की बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। यानी जिस तरीके से पैवलव ने अपने सिद्धांत में बताया था कि कई बार उन्होंने इस प्रयोग को किया, घंटी बजने के साथ ही उन्होंने भोजन प्रेजेंट किया, तभी कुत्ते ने ये समझा कि घंटी बजती है तो भोजन प्रस्तुत होता है। एक ही समय पर CS और UCS की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यानी स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक की पुनरावृत्ति एक ही समय पर होनी चाहिए, तभी इस सिद्धांत से बच्चे सीख पाएंगे। अब दूसरा सिद्धांत है, दूसरा अधिगम है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। गैने महोदय ने थॉर्नडाइक तथा स्किनर के सिद्धांतों को मिलाकर ऐसा सीखने का नाम दिया। इस अधिगम को टाइप 2 या सेकेंड लर्निंग कहा। इसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि एक बच्चा दूध की बोतल को पकड़कर दूध पीने का प्रयास करता है। बच्चे को दूध रूपी जब पुनर्बलन तभी मिलता है जब बच्चे को दूध की बोतल ठीक से पकड़नी आ जाती है। गैने ने बताया कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयासों तथा भूल करके ही सीखता है। इस सिद्धांत को भी दो तरह से समझ सकते हैं। पहली परिस्थिति स्टूडेंट को लेकर के है कि विद्यार्थी को जो भी प्रक्रिया सिखाई जाए, जो भी कुछ हम उसे सिखा रहे हैं उसे सीखने में वह परिपक्व होना चाहिए। जैसे कि यहाँ उस उदाहरण में बताया गया है कि बच्चे को दूध पीने के लिए बोतल को पकड़ना आना चाहिए। सीखने वाले में धारण शक्ति होनी चाहिए। इसी तरीके से पहले सिद्धांत ने बताया कि धारण शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। बाह्य परिस्थितियां यानी टीचर को क्या करना है कि छात्र को सीखने पर पुनर्बलन मिलना चाहिए। शिक्षक को छात्र जब सीखे को किसी भी क्रिया को तो उसे पुनर्बलन देना चाहिए। प्रतिक्रिया और पुनर्बलन में समयगत सहचारिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रतिक्रिया तो बच्चे ने अब की है, पुनर्बलन उसे कई घंटों बाद, कई दिनों बाद मिल रहा है। छात्र को जो व्यवहार सिखाना चाहते हैं उसकी बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। उस व्यवहार को हमें बार बार उसे सिखाना चाहिए। इस प्रकार के शिक्षण में सीखे जाने वाली क्रियाओं का विलुप्तीकरण तब होता है जब प्रतिक्रिया होने पर उसे बच्चे को पुनर्बलन नहीं मिलता है, तो सीखी गई क्रिया को वो भूल जाता है। तीसरा अधिगम है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखलाबद्ध सीखना संकेत अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम पर निर्भर करता है। श्रृंखलाबद्ध शिक्षण का तात्पर्य है पहले से सीखी हुई 2 या 2 से अधिक उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंधों को एक क्रम में सह संबंधित कर देना। जैसे कि हम कैंची से काटना बच्चे को सिखा रहे हैं, तो कैंची क्या है यहाँ पर? उद्दीपक, और काटना क्या है? प्रतिक्रिया।
श्रृंखलाबद्धता को इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, एक श्रृंखला प्लस दूसरी श्रृंखला प्लस तीसरी श्रृंखला प्लस चौथी श्रृंखला, इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध शिक्षण किया जाता है। गैने महोदय ने बताया कि जितने भी व्यवहार हैं वे सभी श्रृंखला पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक बच्चे को एक बंद दरवाजे का ताला खोलना सिखाना चाहते हैं, तो पहले की जो श्रृंखला है वो शुरू होगी कि आप उसे बताएंगे कि ताला बंद है, इसीलिए दरवाजा बंद है। चाबी को सही दिशा में पकड़ना सिखाएंगे, ताले में चाबी को लगाना बताएंगे, उसके बाद चाबी को जब तक घुमाना जब तक उसका घूमना बंद ना हो जाए, और छठवां जो श्रृंखला है इस कार्य की, ताला खुलना, जैसे ही घूमना चाबी का बंद होगा वैसे ही ताला खुल जाएगा। तो यानी आपने एक व्यवहार उसको सिखा दिया कि ताले को किस प्रकार खोला जाता है। इसकी स्टूडेंट से संबंधित स्थितियां हैं कि प्रत्येक उत्तेजना प्रतिक्रिया का संबंध होता है। यह एसआर अधिगम पूर्व अधिगम पर निर्भर रहता है। सीखने वाले में धारण शक्ति होनी चाहिए, ये सभी में चल रहा है। विभिन्न एसआर संबंध को यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध को विभेदीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी ये जितनी भी श्रृंखलाएं सब अलग अलग हैं। ताला बंद है, दरवाजा बंद है, चाबी को सही दिशा में पकड़ना एक अलग कंडीशंस है, दूसरा है ताले में चाबी को लगाना एक अलग कंडीशंस है। शिक्षक की स्थितियां हैं, सिखाने वाले को पुनर्बलन दिया जाए। यदि आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। समयगत सहचारिता हो, सीखने की क्रिया की पुनरावृत्ति हो। यदि क्रिया की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो सीखने की क्रिया का विलुप्तीकरण हो जाएगा। चौथा है मौखिक श्रृंखलाबद्ध शिक्षण। एक बालक या व्यक्ति में सिर्फ क्रिया करने की ही शक्ति नहीं होती, बल्कि भाषा शिक्षण की क्षमता भी होती है, और यह भाषा शिक्षण शाब्दिक चेनिंग से होता है। अर्थात मौखिक श्रृंखलाबद्ध सीखने से तात्पर्य है पूर्व में सीखे गए 2 या 2 से अधिक भाषिक उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंधों को सह संबंधित कर देना। इस शिक्षण को नेम चेनिंग भी कहा जाता है। मान लीजिए हम एक बच्चे को डॉल कहना सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉल यानी वस्तु क्या है, स्टिमुलस है, उसे हमें बोलना है, सिखाना है, जो शब्द सिखाना है, क्या सिखाना है, डॉल शब्द सिखाना है, और उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, व्यवहार को सीखना है। यानी बच्चे को नाम शिक्षण कराते समय जब हम नया नाम सिखाना चाहते हैं तो वस्तु हम जो उसे दिखाते हैं और भाषा दोनों पर हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। किस तरीके से, उद्दीपक क्या है, डॉल है, उद्दीपक हमने प्रेजेंट किया, अनुक्रिया बच्चे ने उसे देखा, डॉल को बच्चे ने देखा, फिर उद्दीपक क्या है, डॉल है, अनुक्रिया क्या है, डॉल शब्द बोलना। हमने जैसे ही डॉल दिखाया बच्चे ने उसे देखा, फिर दूसरी अनुक्रिया उद्दीपक डॉल के साथ में ही दूसरी अनुक्रिया होती है, आपके द्वारा की जाती है कि आप उसे डॉल शब्द दिखा करके उसे बताते हैं कि ये डॉल है। यहाँ पर जब दोनों अनुक्रियाओं में सह संबंध स्थापित हो जाए तो हम बच्चे को एक व्यवहार यानी डॉल बोलना सिखा देंगे। शिक्षार्थी संबंधी दशाओं में है मौखिक श्रृंखलाबद्ध शिक्षण पूर्व अधिगम पर निर्भर करता है। बच्चे को बोलना और पहचानना दोनों आना चाहिए, तभी इस श्रृंखलाबद्ध को शिक्षण को वो कर पाएगा। बच्चे के सामने जैसे ही उद्दीपक आए वैसे ही सहचारी प्रतिक्रिया बच्चे के सामने उपस्थित हो, यानी जैसे ही डॉल आए वैसे ही डॉल शब्द को आपको बोलना है, तभी बच्चा समझ पाएगा कि ये डॉल है। नेक्स्ट है आपका विभेदीकरण शिक्षण। विभेदीकरण शिक्षण को विश्लेषणात्मक सीखना भी कहा जाता है, उसे उच्च स्तर का अधिगम माना गया है। जब बच्चे में समझ विकसित हो जाती है तो बच्चा 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों में अंतर करने लग जाता है, जैसे हल्का, भारी, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, रंग, शेड आदि में बच्चा अंतर करना सीख जाता है। प्रारंभ में बच्चा रंगों में सिर्फ गहरे रंगों की पहचान कर पाता है और खाने में मीठी ही वस्तु को, हर वस्तुओं को मीठा समझता है, पर धीरे धीरे समझ विकसित होने पर वह खट्टा, मीठा और तीखों में अंतर करना समझ जाता है। सीखने की यह प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखना कहलाती है। प्रारंभ में बच्चा, आपने देखा होगा, बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है, यानी जब वो अल्फाबेट सीखता है, जब स्मॉल अल्फाबेट वो सीखता है तो बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है, वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे ही समझ विकसित होने लगती है वो इस तरह के साइन में भी अंतर करने लग जाता है। विभेदीकरण नीचे के अन्य सभी प्रकार के शिक्षणों पर निर्भर करता है, संकेत अधिगम, उत्तेजक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, मौखिक श्रृंखलाबद्ध अधिगम आदि। आरंभ में सीखते समय बच्चा केवल उत्तेजना प्रतिक्रिया करना चाहता है, परिपक्वता बढ़ने पर वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। इस दशा में अवबोध स्तर के शिक्षण को
उपयुक्त माना गया है। स्टूडेंट की स्थिति में है कि सबसे पहले जैसे ही बालक को बी और डी के बारे में ज्ञान होना चाहिए तभी वह विभेद करना कर पाएगा, सीख पाएगा। यदि बच्चे को बी और डी का ज्ञान नहीं होगा कि ये बी है और डी है, इसमें अंतर नहीं कर पाएगा। शिक्षण में स्थायित्व के लिए पुनरावृत्ति तथा पुनर्बलन भी आवश्यक होता है कि बच्चे को आपको पुनर्बलन देते रहिए, वरना वो सीख नहीं पाएगा और सीख कर भी चीजों को भूल जाएगा। छठवां है प्रत्यय निर्माण। प्रत्यय शिक्षण विभेदीकरण शिक्षण का अगला चरण है। प्रत्यय का अर्थ है वस्तुओं को एक ही वर्ग में विभाजित करना। इस शिक्षण के दौरान शिक्षक बालक में विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का निर्माण करता है, जिससे बालक विभिन्न प्रकार के समान एक जैसे लगने वाले उद्दीपकों में उचित भेद स्थापित करने लगे और पूरे वर्ग के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। जैसे आप उसे सिखाने लगते हैं कि ये कुर्सी है, ये मेज है, ये फर्श है, ये दरवाजा है, ये सड़क है, ये जंगली जानवर है, ये पालतू जानवर हैं। इस प्रकार के मूर्त प्रत्ययों को आप उन्हें समझाते हैं और जैसे जैसे बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसका बौद्धिक विकास होता है, वैसे वैसे ही बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता भी बढ़ने लग जाती है और वो अमूर्त प्रत्ययों को भी परिभाषित करने लग जाता है। प्रत्ययों के निर्माण की जो प्रक्रिया है विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करके हम समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि ये वस्तुओं को आप प्रेजेंट करके बता सकते हैं उदाहरणों के द्वारा कि ये इस प्रकार के प्रत्यय हैं। विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं का प्रत्यक्षीकरण करा के आप उन्हें समझा सकते हैं। तुलना तथा विभेद करा करके, निष्कर्ष सामान्यीकरण करा करके, नेमिंग अथवा किसी चीज को नाम दे करके बच्चों को इस शिक्षण के आप समझा सकते हैं। साथियों, सातवां शिक्षण है नियम शिक्षण। नियम शिक्षण प्रत्यय शिक्षण पर निर्भर करता है। नियम प्रत्यय का ही एक श्रृंखला है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, हम किसी बच्चे को बता रहे हैं कि हमें सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर चलने का यह एक नियम है। जितने भी नियम हैं वे परिभाषित होते हैं। ये नियम क्षमता अनुसार सीखे जाते हैं। नियम एक सीखी गई योग्यता है। नियम शिक्षण हुआ है या नहीं, इसे हम छात्र के व्यवहार से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। नियम व्यक्ति या बालक के व्यवहार में नियमितता भी लाता है। शैक्षिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। हमारी शिक्षा नियमों पर ही आधारित है। भाषा, हिंदी भाषा में जो व्याकरण सीखते हैं वो नियम पर ही आधारित है। संगीत की कंपोजिंग भी नियमों पर आधारित है। गणित के विभिन्न नियम भी आपके जो सीखते हैं वो इसी शिक्षण पर आधारित है। जैसे आप सीखते हैं कि प्लस और प्लस मिलाकर के क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है। ये एक नियम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अब है आपका अंतिम समस्या समाधान सीखना या शिक्षण। यह शिक्षण नियम शिक्षण पर ही निर्भर करता है। समस्या समाधान शिक्षण का तात्पर्य है पहले से सीखे गए नियमों को नवीन समस्या के समाधान में लागू करना। अतः समस्या समाधान कोई नवीन शिक्षण नहीं है, यह पूर्व के नियम शिक्षण पर का एप्लीकेशन मात्र है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि समस्या का क्या तात्पर्य है, कि समस्या है क्या। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधा युक्त परिस्थिति ही समस्या कहलाती है। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक भौतिक समस्या और दूसरी है मानसिक समस्या। भौतिक समस्या वो होती हैं जो सामने दिखाई देती हैं और मानसिक समस्याएं वो होती हैं जो अप्रत्यक्ष होती हैं और दिखाई नहीं देती हैं। इन दोनों ही प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रयत्न करता है। शारीरिक समस्या के समाधान के लिए दोनों ही प्रकार की भौतिक एवं मानसिक समस्याओं के प्रकार से प्रयास करते हैं, जबकि मानसिक समस्या के समाधान के लिए मानसिक रूप से प्रयास किए जाते हैं। यह अधिगम चिंतन शिक्षण के द्वारा संपन्न होता है। चिंतन का तात्पर्य विचारों की एक ऐसी श्रृंखला से है जो किसी समस्या के आने पर उत्पन्न होती है। निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि गैने का मानना है कि एक अवधारणा को सीखने की अनेक संभावना उस समय होती हैं जब वह विभिन्न प्रकार के शाब्दिक संबंधों से परिचित हों। विद्यार्थी नियमों को अधिक सरलता से उस समय समझ लेते हैं